गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, कहानी हमारी आज की सरहद पार पाकिस्तान से है और पाकिस्तान का एक डकैत पाकिस्तान की सरकार को ललकारते हुए, चैलेंज करते हुए कहता है कि एक लड़की है जो हिंदुस्तान जा चुकी है, उस लड़की को वापस पाकिस्तान लाया जाए। यदि उस लड़की को या उसके बच्चे को पाकिस्तान नहीं लेकर के आए तो जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनके घरों पर, उनके धार्मिक स्थलों पर बमबारी की जाएगी, उनको खत्म कर दिया जाएगा, मतलब कि उसको मार दिया जाएगा। और जिसके लिए खुद सरकार जिम्मेदार होगी। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, न केवल पाकिस्तान में बल्कि कई मुल्कों में लगातार वायरल होता चला जाता है। और जैसे ये वायरल होता है तो सबसे पहले सबसे ज्यादा परेशान होने लगता है पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक, और वो सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी हिफाजत की जाए। सुरक्षा को लेकर के जगह जगह पर पुलिस तैनात कर दी गई है। साथ ही जिन जिन डकैतों ने ये वीडियो बनाकर यह चैलेंज किया था सरकार को, उनका कहना था कि ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, उनका एनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कई दिन बीत चुके हैं और कई दिन बीतने के बाद भी न वो डकैत हाथ लगे और न ही किसी की सुरक्षा की पुख्ता जिम्मेदारी ली गई है। लेकिन पाकिस्तान से भागकर जो हिंदुस्तान हिं, लेकिन पाकिस्तान से भागकर जो हिंदुस्तान लड़की आई है, उसने कई लोगों की जिंदगी जिएंगे मारेंगे क्या होगा उनकी जिंदगी पर हमेशा के लिए सवाल खड़ा कर दिया है। वह बच्चों की परवरिश कैसी होगी, उस पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए गए हैं। साथ ही लगातार जी टीवी के एक शो पर एक बार लगातार इंटरव्यू दे रही थी। उसमें अपनी जो खुद की विश्वसनीयता है, उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आज कहानी उन लोगों की है जिनका पूरे इस घटनाक्रम में कोई दोष नहीं है, लेकिन उनकी जान पर बाजी बनाई है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत इलाका है, जिस सिंध प्रांत पर उत्तरी सिंध का घोटी कश्मीर बाद में लगभग आज भी डकैतों का ठीक वर्चस्व है वहां पर। जैसे भारत के उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कई ऐसे प्रांत है जहां पर कई जिलों को मिलकर चंबल की घाटी बनती है, जहां पर एक जमाने में डकैत हुआ करते थे। और मठ कभी कभी किसी की अपहरण करते थे, उसके बाद चाहे डकैती डालते थे, ललकारते थे, उनकी बहन बेटियों को उठाकर ले जाया करते थे और उनसे माफी मांगकर और उनसे मनमानी रकम मांगा करते थे। ऐसे ही जैसे कि एक कहानी किसी जमाने में यहाँ पर हुआ करता था, डकैतों का बोलबाला था, ठीक वैसे ही पाकिस्तान के इन इलाकों में, चाहे घाट हो, कश्मीर हो, इन इलाकों में डकैतों का बोलबाला था। और एक लड़की जिस तरह से पाकिस्तान से जाती है इंडिया और उसके बाद इन्होंने जो वीडियो जारी किया तो बहुत सारे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई, परेशानी बढ़ गई। आज ये कहानी जो शुरू होती है, दरअसल ये साल 2014 के आसपास एक फोन पर दूसरे फोन पर एक फोन से दूसरे फोन पर मिस कॉल पहुंच जाती है। और जैसे ही मिस कॉल पहुंचती है तो इस मिस कॉल के बारे में उनका जो जवाब था, वो जानने के लिए पता नहीं किसका फोन है, कौन आदमी है, क्यों फोन किया, तभी फोन करने वाले गुलाम हैदर जखरानी होता है, वो फोन करके पूछता है कि आपके फोन से मिस कॉल आई थी, क्या बात है। तो उधर से सीमा रिंद नाम की एक लड़की थी जो बात कर रही थी, सीमा। इन्होंने कहा कि गलती से फोन लग गया था, उसके लिए सॉरी, माफी, दोनों की माफी तराफी हो जाती है, फोन कट जाता है। उसके बाद कम समय में जो बिजी वाले लोग जो फोन हमेशा जिसकी बिजी रहती है, लेकिन कई बार 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 फोन आता था ठीक उसी नंबर से, और जो दूसरे का परिचय जानते हैं उनसे दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। बातचीत का सिलसिला लगातार 1.5 से 2 महीने तक चलता है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख की बातें किया करते थे, प्यार मोहब्बत किया करते थे। ये बातें करते करते इन लड़की ने जी की खैरपुर के कोट बंगलो की निवासी थी, वहां की रहने वाली थी, जो बेहद गरीब परिवार से थी। और ये जो लड़का था, ये भी ज्यादा अच्छे घर से, अच्छे परिवार से नहीं था, गरीब परिवार था। अच्छे परिवार या बुरे परिवार का मतलब मेरा, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो थोड़ी सी गरीबी के हालात में थी।
साथ ही इसी परिवार के साथ ही रहने का जीने मरने की कसमें कोशिश कर किया करते थे, साथ ही फैसले लेते हैं कि अब हम लोग शादी करेंगे। लेकिन जैसे ही सीमा हैदर ने अपनी परिवार वालों से शादी के बारे में बात की तो उसे पता चला कि मेरे घर वाले किसी भी कीमत पर इससे शादी को लेकर के राजी नहीं होंगे। इसीलिए उसने गुलाम हैदर जखरानी से बातचीत की और साल 2014 में भाग जाती है। और जैसे घर छोड़ के भाग जाती है, दोनों जाकर अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर लेती है। शादी करने के बाद एक जिंदगी जीना शुरू करते हैं। इस लड़की से जो वक्त माँ थी अब पापा था, भाई था, बहन था, लेकिन जब इसके रिश्तेदारों ने, इसके पड़ोसी ने, सब लोगों ने इस बात को लेकर शादी को ऐतराज जताया, फिर वक्त बीतता चला गया और दोनों ही परिवार ने इस शादी को रजामंदी दे दी और दोनों फिर साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं। यह लड़की इस लड़के को लेकर, यानी कि गुलाम हैदर जाफरानी को लेकर सीधा पहुंच जाती है कराची शहर और कराची शहर में रहने लगता है। और यहाँ लड़का मेहनत मजदूरी के साथ साथ अब रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था, पैसे लेकर के आता था, तब जाकर इधर घर का चूल्हा जलता था। अब ये जिंदगी ठीक चल रही है, वक्त आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे एक बच्चे, दो बच्चे पैदा होते हैं और वक्त आगे बढ़ता है और बच्चे चार पैदा होते हैं और सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा था। जो नॉर्मल होता है, पति जैसे क्या कमाने के लिए निकला है, बीवी उसका घर का काम धाम जो होता है इंतजार करना, वो ठीक ठाक कर रही थी। ठीक ऐसा ही होता है यहाँ। जब साल 2019 आता है, देश की हालात कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। इस लड़के ने इस ई रिक्शे को छोड़कर सीधा सऊदी अरब पहुंच जाता है पैसे कमाने के लिए, ताकि वहां से पैसे कमाए और पैसे कमाने के बाद घर भेज सके और बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके। तो सऊदी अरब जाकर महीने की 40,000 50,000 रुपया जैसी कमाई होती है, वैसे पैसा भेजना शुरू कर देती है और अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। बीवी को इतने पैसे भेजता था कि वो कहता है कि हम वहाँ के जो मकान है कब तक रहेंगे, इसीलिए कुछ अब खरीद, जो किराए के मकान में वो रहा करता था, उनका कहना था कि कब तक किराए के मकान में रहेंगे, अब अपना एक अच्छा सा मकान खरीद लो। और वो पहले इतने पैसे भेजे थे, वो महिला अपने नाम से एक मकान खरीद लेती है और मकान खरीदने के बाद इसी बीच में वो अपने मकान में रहने लगती है। लेकिन उस मकान जो था वो किराए के मकान में जरूर रहती थी, लेकिन ताकि वो अपने घर को थोड़ा ठीक ठाक कर सके, साफ सफाई कर सके, ऐसा उसने माना। जो मकान मालिक थी उनके उनको भरोसे में दिलाया था, सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक चल रहा था। लेकिन साल 2019 में जब ये पूरी दुनिया के लोग जैसी स्थिति हो गई थी कोरोना काल की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, उन्होंने अपना प्रकोप जमाना शुरू कर दिया। और ठीक ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता और एक दूसरे से कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तब इस दूर में सिर्फ इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम था जहां पर दूर बैठे किसी से भी बातचीत का सिलसिला लगातार चल सके। सीमा हैदर की इस लड़की के नाम के बाद सीमा, जो जिस जगह की थी सीमा हैदर, वो किराए के मकान से अपने मकान में चली जाती है, जिसकी गुलाम हैदर जब वहां से आया है, इनका टाइटल में जाता है कि हैदर और सीमा बात करने लगते हैं। एक इंडिया के लड़का है जो इंडिया का ग्रेटर नोएडा का है, छोटा सा कस्बा लगता है, यहाँ के लड़के से बातचीत करते हैं। इन दोनों की प्यार मोहब्बत की बातें शुरू होती है। वक्त आगे बढ़ जाता है और इसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलने का फैसला कर लेते हैं और वो लड़की किसी तरकीब से पहुंच जाती है नेपाल और वहां पे लगभग 7 दिन तक रहते हैं और 7 दिन रहने के बाद पति पत्नी के रूप में रहते हैं। उसके बाद में यहीं से फैसला लेते हैं, ये चुनाव अब हम लोगों को करना है, वैसे जैसे पति पत्नी के साथ रूप एक साथ रूम में रहते हैं। लेकिन सीमा हैदर ने शायद अपनी जिंदगी के पुराने किस्सा बताया नहीं था। वापस तो पाकिस्तान पहुंचती और वहां जाने के बाद अपनी जिंदगी की जितनी भी उन्होंने पैसे वैसे जमा किए थे, जो भी उनका बैकग्राउंड था, जो भी उनका इतिहास था, उसके बारे में बताते हैं। और बच्चे के बारे में भी सचिन से कहता है कि ठीक है, सचिन का कहना यह था कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम सब बच्चों को लेकर के इंडिया आ जाओ। लड़की ने इतनी चालाकी से वो पाकिस्तान से सीधा दुबई पहुंचती है, दुबई से नेपाल पहुंचती है, नेपाल से फिर इंडिया आ जाती है। इंडिया के रघुपुर में आने के बाद बकायदा आराम से वो इंडिया में एंट्री ले लेती है।
लेकिन इस लड़की के जो परिवार वाले थे, इनके पति जब कम्युनिकेशन बैंड हो जाते हैं तो 8 मार्च 2023 को वहां से निकलते हैं, सॉरी 8 मई को, और 10 मई 2023 को फिर यानी कि शुद्ध जो एक दर्ज होता है, ताकि इस लड़की के बारे में पता चल सके कि बच्चों के साथ अचानक से गायब हो गई कहाँ। उधर पुलिस उसकी तलाश करने लग जाती है, इधर अपनी प्रेमी के साथ भागकर बच्चों को साथ लेकर एक रबूपुरा के एक कड़ा मकान, किराए के मकान में रहा करती थी। सब कुछ इनकी जिंदगी के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक से इनका इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं कि अब हम लोग शादी कर लेते हैं। और जो शादी का फैसला की बात आई, तभी बात पहुंचती है वकील के माध्यम से पुलिस तक। पुलिस इसको गिरफ्तार करती है, साथ ही उस लड़के को यानी कि सचिन को गिरफ्तार करती है, उनके पिताजी को भी गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल देती है। और इसके बाद फिर पूछताछ की जाती है। प्रथम दृष्टिकोण से पूछताछ के बाद पता चलता है कि जो लड़की बोल रही है वो सच बोल रही है, इसीलिए उनको जमानत मिल गया। और जमानत मिलने के बाद जैसे ही लड़की घर पहुंचती है, इसके बाद पूरा का पूरा मीडिया वाला वहां पर जमघट लगा लेता है। जितने भी न्यूज वाले लोग थे वहां जाकर कहते हैं, और सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये न्यूज लगातार वायरल हो रहा था, इसके बाद में ये न नेपाल, न केवल नेपाल में, भारत की सीमाओं पर जो दुनिया भर के कई मुल्कों में फैल जाती है। और जब यही सूचना पाकिस्तान के उन इलाकों में फैलती है जिन इलाकों में डकैत रहते थे, जिनकी बिरादरी से यह ताल्लुकात रखती थी महिला, फिर वो सीधे सीधे चीन सीधे सीधे वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि यदि यह विदेश मंत्री हैं, जो पाकिस्तान के सांसद और वहां की सरकार होती है, उनको संबोधित करते हुए वीडियो बनाया जाता है। जो डकैत होता है राणा सर, वो साफ साफ कहता है कि मेरी ये जो लड़की है जो पाकिस्तान की है, ये तो हिंदुस्तान से वापस बुलाया जाए, इसके बच्चों को भी वापस बुलाया जाए। यदि सीमा नहीं आना चाहती है तो कोई बात नहीं, कम से कम उनके बच्चों को बुला दिया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जो अलग अलग इलाके में उतरी सिंह के गेट पे जो कसमोकस जो है, जो गंध है वहां पर, जहां पर हिंदू लोग रहते हैं, हिंदू समाज समुदाय के लोग रहते हैं, जो बिजनेस करते हैं, अलग अलग तरीके के बिजनेस करते हैं, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चाहे वो एक हो या उनका एक इलाका हो, दरबार हो, यहाँ उनको वक्त ब वक्त इलाके में बोला गया कि साफ साफ कि हमने इनको टारगेट किया हुआ है, जो कि साल 1966 1866 में यहाँ तक संत संत रामदास पैदा हुए थे। उनके बाद उनकी मजार बन गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोग जाते हैं। इंडिया से भी वहां पर सैकड़ों लोग इस मजार पर जाते हैं, ताकि यहाँ पर जो इनके धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनको अपना जो धार्मिक कार्यक्रम है वो करके वापस आ जाते हैं। डाकू ने चेतावनी दी कि जो राज की दरबार है उनको हम बम से उड़ा देंगे, नहीं तो जो हिंदू हैं, जो हिंदू घर के परिवार हैं, उनको भी बम से उड़ा देंगे। इन लोगों को जान की खतरा, और जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो आता है, तो उसके बाद पाकिस्तान की सरकार के अंदर एक खौफ पैदा होता है। और उससे ज्यादा खौफ पैदा तब होता है जब उन बेकार लोगों के यहाँ जो एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे, शांति प्रिय जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे, इस लड़की ने केवल अपनी वजह से अपने बच्चों की जिंदगी को भी अंधेरे में डाल दिया। वैसे ही एक जॉन कितने हजार की लाखों की संख्या में जो लोग हैं, उनकी जिंदगी को भी इसने कहानी दर कहानी अंधेरे में डाल दिया। वो लोग जो सरकार से सरकार को वीडियो बना बनाकर अपील कर रहे थे कि हमारी जान को खतरा बना हुआ है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार हालांकि तो चैट करते रहिए, कोशिश कर रही थी। जिन जिन लोगों ने वीडियो बनाया है उनके हाथों में एक फोटो 7 है, उनके हाथ में ग्रेट लगा हुआ है, बम लगे हुए हैं। इसके बाद ऐलान कर रहे हैं, ऐलान होने के बाद भी घबराना जाहिर सी बात है, लाजमी है। सरकार या पुलिस किस किस की किसको हर वक्त हिफाजत करती रहेगी। कोई भी सिर्फ वक्त के साथ ही जब हालात हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया की पुलिस की जो कार्रवाई है, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान की भी कार्रवाई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी कभी न कभी हमारा ही हिस्सा था। ठीक उसी प्रकार का कानून व्यवस्था यहाँ भी जैसे हमारे यहाँ इंडिया में है, ठीक यही यही कानून व्यवस्था पाकिस्तान में भी है। उसी के बारे में मैं आपको बता रहा था। उसके बाद सीमा हैदर
हिंटर बांधना चाहिए। लेकिन सीमा हैदर यहाँ इंडिया में रघुपुरा में बैठकर एक एक मीडिया वालों को, चाहे वो सोशल मीडिया वाले हो, चाहे वो बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हो, या प्रिंट मीडिया वाले हो, या रेडियो वाले हो, उनको कहते हैं, जो अपना इंटरव्यू दे रही है, उनसे इंटरव्यू में अपने अपने आप को बताती है तो वह कक्षा 5 तक पढ़ी है, लेकिन जो बोल चाल का तरीका है उससे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है। 5 क्लास तक पढ़ी लिखी तो वो हो ही नहीं सकती है। कई लोग उसे जासूस के तौर पर देख रहे हैं, तो कई लोग ये देख रहे हैं कि कहीं ये ऐसा ना हो कि इसकी वजह से सचिन के परिवार वाले को जान की खतरा हो जाए। कई लोग ये भी देख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आसपास के लोगों का इससे माहौल खराब हो। पत्रकार वहां जाते जरूर हैं, लेकिन बेटू के सवाल पूछकर माहौल को बेवजह खराब करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। और यहाँ जो हो रहा है ठीक वैसा ही पाकिस्तान में भी हो रहा है। इसके परिवार के, इसके दोस्त ने, पुराने दोस्त, या कभी जो चेकिंग वगैरह होती थी, उन लोगों को ढूंढकर इनका कैरेक्टर अच्छा है कि नहीं है इसका हिसाब रखा गया। लोगों से अफेयर रहा है, सोशल मीडिया पर इस तरह से ये एक्टिव रहती है और नए नए लोगों से बातचीत करती है, और सीधे सारे इंसान उनकी सचिन को इसे अपनी दल में फंसाकर उनके पास पहुंच जाती है, और उसे लोगों को भी कहानी न केवल खतरे में डाल देती है, और इसके साथ साथ तुम्हें अपनी कर बच्चों को भी खतरे में डाल देती है। लेकिन जिस तरीके से ये हो रहा है, जाति धर्म ये तो बाद की बात है, पुलिस प्रशासन सरकार इसको पूरी तरह से फ्री छोड़ दी हुई है। मीडिया वाले आते हैं और अपने तरीके से सवाल करते हैं, जवाब लेते हैं, लगातार सोशल मीडिया पर जो वीडियो अपलोड करते हैं, और उससे कई तरह का माहौल भी खराब हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि जिस तरह की पुलिस की वहां पर मौजूदगी है, उससे कहानी सीमा की जान को खतरा तो हो ही सकता है, मगर सीमा जिस घर में आई है उस घर के लोगों को भी इस तरह की किसी भी तरह की अनहोनी होने की आशंका है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले, और शायद इसे जल्दी से जल्दी हो सके तो यहाँ से पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। तो कम से कम उन बेकार हिंदू की जान जो खतरे में बना हुआ है, उसमें कम खतरा हो, उसमें कम नुकसान हो उनका, क्योंकि पाकिस्तान से बिल्कुल भी हिंदुओं को, वहां के लोगों की हिफाजत की कुटाई पटाई जो भी हो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इस तरह से पाकिस्तान में लगातार खबरें आ रही है कि सोशल मीडिया पर, कि अखबारों में, कि उनके साथ किस तरह का वहां पर जुल्म होता है। उस हिसाब से लगता है कि ये यहाँ रहना सीमा के लिए यहाँ रहना शायद अच्छा नहीं है। बाकी सरकार का एजेंसी, इनका खुद का फैसला रहेगा कि ये यहाँ से जाए तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से जो वीडियोज हो रहे हैं, जारी हो रहे हैं, वहां के लोग ने खुद अपने आप को डर भी महसूस कर रहे हैं, और वो इन्हीं वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनको डराया और धमकाया जा रहा है। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं ज्ञानचंद्र अशरानी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये लड़की पाकिस्तान की है ही नहीं। अल्पसंख्यक की जो मंत्री है वो साफ साफ कहते हैं कि इनका हमने पता लगाने की कोशिश की थी, अगर ये पाकिस्तान की है तो उससे उसके बारे में मुझे पता लगाने की जरूरत है, क्यों, कितने इसकी मदद किया जाए, किस तरह से यहाँ से वहां पहुंच जाती है, अपनी जमीन इसने बेची है, अपना मकान इसने बेची है, कौन कौन से मामले में इन्वॉल्व है, इन सबको चिन्हित किया जाए, और सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। उसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो अल्पसंख्यक मंत्री ज्ञानचंद्र असरानी ने ये मांग की है कि वहां की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सुरक्षा की जाए। ऐसा ना हो कि दो देश के आपस में, दो लोगों के वजह से दो देश के आपस में इस मुद्दे से कहीं खराब न हो जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, कि इस तरह की वीडियो के माध्यम से बताना है कि जहां जहां बात ज्यादा लोगों की जिंदगी की भी इस तरह के मामला से जुड़ी हुई है, तो ऐसा ना हो कि कुछ अच्छे कम या अच्छे कदम हर हाल में उठाने की जरूरत है, ताकि सभी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बने रहे। आई होप वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।